Assalamu alaikum students. I hope you people are fine. Students, today we are going to start our chapter number 2, structure of an atom, and lesson number 7, which is about electronic configuration. This is the most important topic of the chapter number 2. Student learning outcomes. By the end of this lesson, students will be able to define electronic configuration and write the electronic configuration of first 18 elements. स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक को बड़ी ही ज़्यादा तवज्जो से समझना है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ की जाती है, कैसे लिखी जाती है, उसके मेथड को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स टेक अ स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus in various shells and subshells according to their increasing energy is called electronic configuration. कि एक न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग में जो आपके शेल्स हैं और जो आपके सब शेल्स हैं, जो आपका मेन एनर्जी पाथ है, जो आपका लोअर एनर्जी पाथ है, आप उनमें इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं. सपोज के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, एल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, एम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से आप एडजस्ट करेंगे, एन में इलेक्ट्रॉन किस तरह से एडजस्ट करेंगे. ये तो शेल्स की बात कर रहा हूँ. सपोज सब शेल्स हैं, एक सब शेल का नाम है एस, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे प्लेस होंगे. फिर पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे प्लेस होंगे. फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है. ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल्स और सब शेल्स के, आप इनको किस तरह से एडजस्ट करेंगे, किस तरह से एलोकेट करेंगे, इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने वो मेथडोलॉजी डिस्कस करनी है. फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम. मेरे पास सोडियम एक एलिमेंट है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. अब पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 1s2 2s2 2p6 3s1 ये बेसिकली है क्या. तो यहाँ पे आप नीचे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो 1 है ये आपका एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये 1 का लेवल है, 2 का लेवल है, 3 का लेवल है या 4 का. उसी तरह जो उसके साथ S लिखा हुआ है ये आपका ऑर्बिटल या सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि S है, P है, D है या F है. और उसके ऊपर जो आपका डिजिट लिखा हुआ है 2, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, कि S में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, P में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, D में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसी तरह F में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे. प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि हमने अपने स्टार्ट में एक डेफिनेशन में पढ़ा पॉइंट कि इन इलेक्ट्रॉन्स को उनके एनर्जी लेवल्स के हिसाब से जो है वो तरतीब दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अरेंज किया जाता है. अब ये इनका जो एनर्जी लेवल है ये किसने डिसाइड किया है, कि किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, किसका एनर्जी लेवल कम है, किस में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, किस में इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा. तो इसके बारे में हम देखते हैं. फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेस्ड अपॉन द ऑफ बाउ प्रिंसिपल. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करेंगे शेल्स या सब शेल्स में, वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली फिल किए जाएंगे. और ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है जी द इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई फर्स्ट इन द लोअर एनर्जी लेवल देन द हायर एनर्जी लेवल एंड सो ऑन. अब फॉर एग्जांपल आपके पास लोअर एनर्जी लेवल है K और आपका हायर एनर्जी लेवल है N. आपके पास लोअर जो सबशेल है वो S है और जो हायर सबशेल है वो आपके पास F है. अब आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को फिल करते वक्त सबसे पहले आपने S को फिल करना है, फिर P को फिल करना है, फिर D को फिल करना है, फिर F को फिल करना है. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप सपोज करें कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं और जो इमाम मस्जिद हैं वो सबसे पहली सफ के पास खड़े हुए हैं. और आप मस्जिद में जब एंटर होते हैं तो आप देखते हैं कि अभी पहली और आखिरी सफ के दरमियान बहुत ज़्यादा जगह खाली है. तो आप क्या करेंगे? आप 1 मिनट के लिए मुझे सोच के बताएं कि क्या आप उन सारी सफ़ों को क्रॉस करते हुए इमाम मस्जिद के पीछे जो सफ़ है वहाँ पे जाके नमाज अदा करेंगे, कि आप सबसे आखिरी सफ़ में खड़े होकर अल्लाह अकबर कर देंगे? तो डेफिनेटली आप उन तमाम खाली जगहों को फिल्ड करते हुए अपनी सबसे जो करीब वाली सफ़ है जो फिल्ड अभी हो रही है, आप वहाँ पे जाके खड़े होंगे और उसके पीछे फिर बाकी सारी लाइनें बनती हैं. बिल्कुल उसी तरह एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी ऐसे फिल्ड किए जाते हैं. सपोज करें कि एटम का जो इमाम है वो उसका न्यूक्लियस है, वो उसका सेंटर है, और न्यूक्लियस के सेंटर के बाद जो पहली लाइन है, जो पहला सर्कल है वो K है. सबसे पहले आप K को फिल करेंगे. उसके बाद दूसरा सर्कल उसका L है, फिर आप उसको फिल करेंगे.
फिर उसके बाद m को फिल करेंगे, फिर उसके बाद n को फिल करेंगे। जब तक एक सर्कल पूरा नहीं हो जाता, जब तक आप k के 2 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करते थे, आप L में इलेक्ट्रॉन नहीं प्लेस कर सकते। जब तक आप L के जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल नहीं करेंगे, आप M में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। और इसी तरह जब तक आप M के इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप N के इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। तो यही प्रिंसिपल हमें ऑफबाउ कहता है कि लोअर एनर्जी लेवल सबसे पहले फिल होगा, वो कंप्लीट होगा तो फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला और फिर फोर्थ वाला। सो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल मुझे एक क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें सोडियम एटम की। अब सोडियम एटम सिर्फ उसका सिंबल लिखा हुआ है। अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो इस सिंबल को देखते हुए मैं किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ या लिख सकता हूँ, मुझे किन चीज़ों का पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले। तो वो कहते हैं जी 3 फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। जिसमें सबसे पहला फैक्टर क्या है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो कि फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरी चीज, मुझे सीक्वेंस पता होना चाहिए कि ये 11 इलेक्ट्रॉन किस सीक्वेंस से शेल्स और सब शेल्स में तकसीम होंगे, कि K में कितने आएंगे, L में कितने आएंगे और M में कितने आएंगे। और लास्टली जो है मुझे मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता होना चाहिए कि K में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, L में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, उसके बाद 18, उसके बाद 32। तो इस तरह से मुझे इन 3 चीज़ों के बारे में अगर पता होगा तो मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकूंगा, अदरवाइज मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके सिलेबस में जितने भी एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दी गई है, आप उनके एटॉमिक नंबर को मेमोराइज कर लें। कम से कम एटॉमिक नंबर से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता होगा और आप उन इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकते हैं। सो मेथड, एक तो मेथड ये है कि आप इसको क्रैम कर लें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 and 4s2। एक तरीका कार ये है कि आप इस मेथड को अंडरस्टैंड करें कि ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ये एक्चुअली बना कैसे है, इसकी तरतीब क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको इस पूरे मेथड की जो एक फॉर्मेशन है वो डिस्कस करूँगा और आपने उसको ध्यान से समझना है। फॉर्मेशन के लिए आप सबसे पहले क्या करें कि किस तरह से टेबल ड्रॉ कर लें। टेबल के ऊपर आप लिख दें जी n का मतलब है नंबर ऑफ शेल के 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेरे पास नंबर्स हैं। फिर s इसका सब शेल, p सब शेल, d सब शेल और f सब शेल, उनके ऊपर उनके इलेक्ट्रॉन्स को लिख दें जी s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम 14। याद रखिएगा ये लिमिट मैक्सिमम है, हम मिनिमम की बात नहीं कर रहे। s में मिनिमम 1 आ सकता है लेकिन 2 से 3 नहीं हो सकते। P में मिनिमम 1 2 3 4 5 हो सकते हैं और मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, 7 नहीं हो सकते। D में आप 10 से नीचे जितने मर्जी लिखते हैं और लेकिन 10 से 11 नहीं कर सकते। और उसी तरह F में आप 14 मैक्सिमम लिमिट है, आप इसको 15 नहीं कर सकते, आप इसको 1 से लेके 14 तक जितना मर्जी अकॉर्डिंग टू नीड कि किसी एटम को कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं आप उनमें कमी पेशी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नहीं एक्सीड लिमिट कर सकते, ये लिमिट मैक्सिमम लिखी हुई। अब करना क्या है, आपने अपनी बुक पे या अपनी नोटबुक पे आपने इस तरह टेबल ड्रॉ कर लिया। अब जो एस सब शेल है वहां पे आप 7 सर्कल्स लगा लें, 1 2 ये 7 सर्कल्स आपके सामने स्क्रीन पे लगे हैं। फिर जब आपने पी सब शेल के सर्कल लगाने हैं तो आप जो 1 वाला ऊपर वाला जो फर्स्ट सर्कल है उसको बॉक्स को खाली छोड़ने, ऊपर मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, इसका मतलब वहां पे कुछ नहीं आएगा। तो आपके जो पी के सर्कल्स हैं वो टोटल 6 हो जाएंगे। इसी तरह डी के लिए ऊपर वाले 2 सर्कल, ऊपर वाले जो बॉक्सेस हैं उनको खाली छोड़ दें तो डी के आपके सर्कल यहाँ 5 हो जाएंगे। और जो एफ है, एफ में ऊपर वाले 3 को खाली छोड़ेंगे तो एफ के सर्कल आपके 4 हो जाएंगे। आपने ये सर्कल क्लोज लगाने, इनमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना। उसकी वजह क्या है कि अगले स्टेप में जब हम इनकी एरोज लगाएंगे तो वो एरोज जो है वो आपकी अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो एरो आपके ठीक नहीं लगेंगे। अब ये एक टेबल का रफ स्केच आपके पास बन गया। अब आपने करना क्या है, अब सपोज करें कि मैं इनको काउंट करना चाहता हूँ। अब काउंटिंग करने के लिए मैंने क्या करना है, एरोज लगाने हैं। अब आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो आपका एनर्जी लेवल है 1, ये उसका एरो है। अब उसके बाद
आपको साइड पे 1s2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये 1s2 कैसे आया है? आपने इस एरो को हेड टू टेल काउंट करना है। अब जब आप इस हेड से नीचे की तरफ आते हैं तो आपको इस एरो में एक सर्कल दिखाई दे रहा है। अगर आप इस जो ब्लैक डॉट है, अगर आप इसको लेफ्ट साइड से देखें तो इसका नंबर लिखा हुआ है 1। अगर इसकी आप रो देखें तो इसकी रो है 1, और अगर आप इसका कॉलम देखें तो इसका कॉलम है s। तो आपने रो और कॉलम को कंबाइन करके लिखना है। तो जब मैं इसको कंबाइन करता हूं तो ये मेरे पास बन जाता है 1s, और s में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। अब यहाँ पे मेरे पास इस एरो में और कोई सर्कल मौजूद नहीं, तो मैं अगले एरो की तरफ चलता हूँ। ये मेरे पास शेल नंबर 2 जो एनर्जी लेवल है 2 उसका एरो है। अब आपने अगेन हेड टू टेल काउंट करना है। जब आप हेड टू टेल काउंट करते हैं तो आपको लगता है कि ये जो डॉट है ये एरो आपका रो नंबर 2 में, और इसका जो कॉलम है वो s का कॉलम है। तो आप क्या करेंगे? रो और कॉलम को कंबाइन करके लिख देंगे। तो आपकी रो है 2 और आपका जो कॉलम है s, तो ये बन जाएगा आपका 2s2। अब यहाँ पे भी फर्दर आगे कोई डॉट मौजूद नहीं है, तो आप अगले एरो की तरफ चलेंगे। ये आपका 3 का एरो है। अगर आप इसकी रो देखें तो ये 3 से नीचे से आपने स्टार्ट करना है। इस तरह से आपने नीचे से एरो ऊपर की, ये मैं आपको सिंबल बता रहा हूँ, आपने एरोस को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है इस तरह से, ठीक है। और आपने हेड टू टेल काउंट करना है। लगाने आपने नीचे से ऊपर की तरफ है और काउंटिंग आपने हेड टू टेल करनी है। अब अगर मैं इसकी हेड को देखूं तो इसका जो हेड है वो सेकंड रो में है, और उस सेकंड रो में जो वो डॉट है वो इस वक्त पी कॉलम के अंदर मौजूद है। तो मैं इधर से रो का नंबर काउंट करूंगा 2, और उधर से मैं रो का नंबर कॉलम का नंबर काउंट करूंगा p। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2p6। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये एरो नीचे आ रहा है। ये जब इसकी टेल की तरफ आप आएंगे तो आपको लगेगा कि ये रो जो है वो 2 से 3 हो गई, और ऊपर जो आपका कॉलम है वो भी p से s हो गया है। तो ये आपका बन जाएगा 3s2। तो अब आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे कि जी आपका जो थर्ड एरो है उसमें 2 आपके शेल्स हैं जिनमें 2p6 और उसके बाद 3s2। अब लास्ट पे आते हैं एरो नंबर 4। अब इसका हेड देखें। इसका हेड जो है वो आपका थर्ड रो में है, और थर्ड रो में जो डॉट है वो p कॉलम के अंदर मौजूद है। तो आप रो और कॉलम को कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा 3p6। और अभी ये खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये टेल की तरफ आप आए तो इसमें एक और डॉट मौजूद है, और वो डॉट आपका रो नंबर 4 में मौजूद है, जबकि उसका कॉलम जो है वो s है। तो ये बन जाएगा 4s2। तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 3p6 एंड 4s2। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारा जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ तक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2 हमारे सिलेबस में यहाँ तक ये हिस्सा शामिल है। लेकिन अगर आप फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको एंड तक लेके जा सकते हैं। मैं एरोज आपके सामने लगा देता हूँ। आपका 5th नंबर पे एरो 3 सर्कल्स को क्रॉस करेगा, आपका 6 नंबर का एरो भी 3 सर्कल्स को क्रॉस करेगा, आपका 7th नंबर वाला एरो 4 सर्कल्स को क्रॉस करेगा। अगर आप जजमेंट करना चाहते हैं कि आपके एरोस ठीक लग रहे हैं तो ये 7th एरो आपकी परफेक्ट जजमेंट देगा आपको कि अगर ये 4 सर्कल्स में से पास कर रहा है तो आपकी एरोस ठीक हैं। उसके बाद आगे देखिए, आगे जो आपका 7 से आगे वाला एरो 3 सर्कल्स को क्रॉस कर रहा है, फिर ये 2 सर्कल्स को क्रॉस कर रहा है, और लास्टली ये 1 सर्कल को क्रॉस कर रहा है। ये टोटल आपके 10 एरोज हैं, और इन 10 एरोज से आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। और आपकी पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। आप उन 118 एलिमेंट्स को इस पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि ये मेथड आपको ज़्यादा इजी लगा होगा, और आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये रट्टे की बजाय बिल्कुल जो है वो फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें हो जाएंगी। अब आगे हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये तो मेथड था। इस मेथड का आपके क्वेश्चन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपको पेपर में मेथड का क्वेश्चन नहीं आना। ये मेथड सिर्फ आपको इसलिए बताया गया है ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हायरार्की, उसकी तरतीब पता चले कि ये कैसे डेवलप हुई है। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा इस तरह से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का टेबल आपके सामने बना हुआ है, और आप इसमें देख सकते हैं कि जो मेथड मैंने आपको पीछे पढ़ाया है उस मेथड का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है।
सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, और आपने पेपर में भी ऐसे अटेम्प्ट करना है। आप ऊपर टाइटल देंगे राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, और आप नीचे उसका आंसर लिख देंगे 1s1। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर आपने तो कहा था कि s में इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, तो यहाँ पे आपने 1 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा हुआ है? तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कहा था कि 2 नंबर मैक्सिमम है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अब जैसे कि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैंने s में 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने उनको 1s2 कर दिया। अब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास s सब शेल की कैपेसिटी 2 है, तो मैंने उसमें अगला सब शेल ऐड कर दिया 1s2, और 2s2 की बजाय 2s1, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। ब्रीलियम में 4 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 एंड 2s2, 2 + 2 = 4। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2, 2s2 एंड 2p1। मैंने आपको बताया था p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 2 3 4 5 तक आ सकते हैं। देखिए कार्बन में 1s2, 2s2, 2p2, नाइट्रोजन में 2p3, ऑक्सीजन में 2p4, फ्लोरीन में 2p5 और नियॉन में 2p6। अब इसका मतलब है नियॉन पे 2p6 वाला जो है वो खत्म हो जाता है, अब 2p7 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है अगर मुझे कोई ऐसा एटॉमिक नंबर आ जाता है जैसे कि आगे सोडियम आया हुआ है, उसमें क्या होगा कि मैं अगला सब शेल ऐड कर दूंगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अगर इनको काउंट करें तो 1s2 में 2, 2s2 में 2, 2 + 2 4, आगे 6 हो जाएंगे 10, और 10 + 1 जो s वाला 1 है टोटल 11 हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये आपकी तरतीब एंड तक चलती जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, लेकिन फॉर द सेफर साइड आप पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20 की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा, वो भी समहाउ पेपर में आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये हैं जी, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सबसे पहले आप इसको डिफाइन करें। फिर राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 11 या उसके 11 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले कहा था कि आपने अपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स को याद कर लेना। जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि सोडियम एक एटम है और उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो यहाँ पे आपको उसको फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने एटॉमिक नंबर ही नहीं याद किए होंगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। एंड राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। इसी तरह मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चंस बता दिए हैं। समहाउ ऐसा होता है कि आपको एटम्स की बजाय वो आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो आपको कहता है जी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन, और उसके ऊपर +1 का चार्ज लगा देता है। अब आपको पता है कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एटम की वो 11 है। जब वो आयन में कन्वर्ट हो गया है तो इसका मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 11 की बजाय क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो उस वक्त आप 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आपको इसी क्वेश्चन में क्लोरीन एटम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्लोरीन के आखिरी शेल में 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर आपको वो क्लोरीन एटम की बजाय क्लोरीन आयन दे देता है तो उसमें आप क्या करेंगे, क्लोरीन का जो आयन का सिंबल है वो Cl-1 है, तो आप उसके एटॉमिक नंबर में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। माइनस में आप ऐड करेंगे और प्लस में आप माइनस करेंगे, प्लस में आप उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बड़ा एहतियात करना पड़ेगा, एटम की पूछ रहा है या आयन की पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन होगी। सो आई होप स्टूडेंट्स के आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum students. I hope you people are fine. Students, today we are going to start our lesson number 8 of chapter number 2, which is about isotope. Student learning outcome. By the end of this lesson, students will be able to define isotope, compare isotopes of atom, and discuss the properties of isotope of hydrogen, carbon, chlorine and uranium. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आइसोटॉप्स होते क्या हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे कार्बन एटम देख सकते हैं।
यहाँ पे 3 तरह के कार्बन एटम दिखाए गए हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम और मास नंबर डिफरेंट हो उनको क्या कहा जाता है। आइसोटॉप्स आर डिस्कवर्ड बाय सोडे, और जो वर्ड आइसोटॉप है इसका मतलब होता है सेम प्लेस। तो डेफिनेशन आइसोटॉप की कुछ इस तरह से बनेगी, द एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, कि उनको ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास सेम है लेकिन मास नंबर आपके पास चेंज हो रहा है, जैसे कि आप नीचे कार्बन में देख सकते हैं। तो ऐसे जो आपके पास एटम ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको आइसोटॉप कहा जाता है। आइसोटॉप की प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, आप अगेन एक डायग्राम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जिनमें कार्बन के आइसोटॉप्स को दिखाया गया है। उनमें एक कार्बन का आइसोटॉप जिसका मास 12 है और दूसरे कार्बन का आइसोटॉप जिसका मास 13 है। ये मास नंबर चेंज होने की वजह से आइसोटॉप की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में वो हमें ये कहता है कि आइसोटॉप जितने भी हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन से आपका एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है। चूंकि आइसोटॉप के अंदर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम रहेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन के सेम होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे, तो लिहाजा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज नहीं होगी। आइसोटॉप के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो चेंज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के चेंज होने की वजह से ही एटॉमिक मास जो है आइसोटॉप का वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कार्बन 12 के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनकी तादाद 6 है, जबकि कार्बन 13 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद 7 है, जिसकी वजह से एक एटम का मास 12 और दूसरे एटम का मास 13 शो किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट में मैं ये कहता है कि जितने भी आइसोटॉप हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इसलिए हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। जबकि जितने भी आइसोटॉप हैं आपके पास उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी एटॉमिक मैसेज पे डिपेंड करती हैं, और आइसोटॉप में एटॉमिक मैसेज सेम नहीं होते बल्कि वो डिफरेंट होते हैं। इसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन की तरफ। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको 3 तरह के हाइड्रोजन के आइसोटॉप दिखाए जा रहे हैं। एक का नाम प्रोटियम है, सेकंड का नेम ड्यूटेरियम है, और थर्ड का नेम ट्रिटियम है। और उसी पिक्चर में इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज भी आपको दिखाए जा रहे हैं कि प्रोटीनियम का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2 है, जबकि ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3 है। अब आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि इनके मैसेज में जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से है। जैसे कि आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, प्रोटीनियम के अंदर आपको हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी 1 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। उसकी वजह से इसका जो मास नंबर है वो भी 1 है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी आपके पास क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। जबकि ड्यूटेरियम में आप देखिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, जबकि उसका न्यूट्रॉन यहाँ पे 1 हो गया है। यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 था, यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 हो गया है। तो न्यूट्रॉन के 1 होने की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड हो गए, तो उसकी वजह से उसका मास क्या हो गया, 2 हो गया। जबकि ट्रिटिनियम के अंदर आपका प्रोटॉन 1 है जबकि न्यूट्रॉन 2 हो गए, तो 2 + 1 = 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप में मैसेज में चेंज आ रहा है वो उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से आ रहा है, कि प्रोटीनियम में न्यूट्रॉन 0 था, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 था, जबकि ट्रिटिनियम में न्यूट्रॉन 2 थे। अब हम देखते हैं कि ये आइसोटॉप किस अबंडेंस में, किस रेशियो में, किस परसेंटेज में पाए जा रहे हैं। प्रोटीनियम, जो प्रोटियम है वो तकरीबन 99.98% पाया जाता है, जबकि ड्यूटेरियम जो है वो 0.015% पाया जा रहा है, जबकि ट्रिटिनियम जो है ये बिल्कुल ट्रेसेस यानी बिल्कुल माइनर अमाउंट के अंदर पाया जाता है।
अब बिल्कुल इसी तरह हम आइसोटॉप ऑफ कार्बन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे कार्बन के डिफरेंट आइसोटॉप देख सकते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो 6 है लेकिन मास नंबर 12 है, 13 है और 14 है। अगेन हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि ये 12, 13 और 14 जो मास में चेंज आया है ये किस वजह से आया है। तो आप कार्बन 12 में देख सकते हैं कि कार्बन 12 के अंदर जो आपके प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन भी 6 हैं, जिसकी वजह से मास इज इक्वल टू 12 हो गया। जबकि कार्बन 13 में आपके प्रोटॉन तो 6 हैं लेकिन न्यूट्रॉन 7 हो गए हैं, जिसकी वजह से मास 12 से चेंज होकर 13 पे चला गया है। जबकि कार्बन 14 में आपके प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन 8 हैं, जिसकी वजह से आपका मास 13 से भी बढ़ के 14 तक चला गया है। अब हम देखते हैं कि ये आइसोटॉप की जो अबंडेंस है वो किस हद तक पाई जाती है। और इनमें दो तरह के आइसोटॉप हैं हमारे पास, स्टेबल आइसोटॉप और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। कार्बन के दो आइसोटॉप स्टेबल हैं जिनमें कार्बन 12 और कार्बन 13। और कार्बन 12 जो है वो 98.9% तक जो है वो आपका पाया जाता है। और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो है कार्बन का वो कार्बन 14 यानी जो थर्ड नंबर वाला आइसोटॉप है कार्बन 14, जिसमें प्रोटॉन की तादाद 6 और न्यूट्रॉन की तादाद 8 है, ये आपका रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। और इसकी जो अबंडेंस है कार्बन 13 और कार्बन 14 को दोनों को मिला के इसकी जो अबंडेंस है वो 1.1% तक बनती है। इसी तरह कार्बन 12, 13 और 14 को टोटल अगर सम अप कर लिया जाए तो कार्बन 12 आपके पास 98.9 है, जबकि कार्बन 13 और जो आपके पास 14 है वो 1.1%, टोटल को सम अप करके ये आपके पास 100% तक रेशियो बन जाती है। नेक्स्ट मूव करेंगे आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन पे। क्लोरीन के हमारे पास टू आइसोटॉप हैं, एक में क्लोरीन का मास नंबर 35 है और एक में इसका मास नंबर 37 है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये मास में जो चेंजेस है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से है। जहां पे क्लोरीन का मास नंबर 35 है वहां पे न्यूट्रॉन 18 है, जहां पे 37 है वहां पे न्यूट्रॉन 20 के करीब है। अगर अबंडेंस की बात की जाए तो क्लोरीन 35 मास के साथ 75% तक पाया जा रहा है और 20 के साथ ये 5% तक पाया जा रहा है। लास्टली हमारे पास आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम आ जाते हैं। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के साथ साथ ये तकरीबन 3 तरह के आइसोटॉप जो है यूरेनियम के हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें एक है यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 234। इनमें जो सबसे ज्यादा रेशियो है वो यूरेनियम 238 की है जो 99.3% पाया जा रहा है, और 235 और 234 जो है वो 0.7 और ट्रेसिस के साथ पाए जाते हैं। नीचे टेबल में आप देख सकते हैं कि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का कितना डिफरेंस है। जो 234 है उसमें 142 न्यूट्रॉन है, 235 में 143 न्यूट्रॉन है, जबकि 238 के अंदर 146 न्यूट्रॉन है, जिनकी वजह से इनके जो मैसेज हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी आप चेंज कर लीजिएगा कि जो एटॉमिक मास यूरेनियम 235 का लिखा हुआ है वो वहां पे 235 आना है, वो आपका जो बाय मिस्टेक जो है 135 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज की तरफ, कि आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज कौन कौन से हमें आ सकते हैं, जिनमें अगर सबसे पहला एमसीक्यूज हमें पूछा जाए कि यूरेनियम हैज नंबर ऑफ आइसोटॉप, ऑप्शंस हैं 1, 3, 4, 5, तो आपके पास इसका आंसर मौजूद होगा 3। यूरेनियम के पास 3 आइसोटॉप होते हैं जी। उसके बाद आइसोटॉप हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक वॉल्यूम एंड नन ऑफ दीज। तो आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर आपके पास, सेकंड ऑप्शन, मास नंबर आपके पास डिफरेंट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन में हम देखेंगे विच आइसोटॉप ऑफ कार्बन इज इन अबंडेंस, कि कौन सा आइसोटॉप कार्बन का सबसे ज्यादा तादाद में, अमाउंट में पाया जाता है। तो हमारे पास ए ऑप्शन कार्बन 12 आइसोटॉप जो है वो सबसे ज्यादा हमारे पास अबंडेंस में पाया जा रहा है। अब हम मूव करेंगे अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, कि आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें से हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल हमें पूछा जा सकता है डिफाइन आइसोटॉप। तो आइसोटॉप को आपने यहाँ पे डिफाइन करना है और ज्यादा फिजिबल ये होगा कि आप इसकी एक एग्जांपल भी साथ कोट कर दें। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मैसेज
एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों होता है, तो उसका आंसर हम पहले भी अपनी स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, वो आपने यहाँ पे सेम वर्डिंग के साथ उस आंसर को डिस्क्राइब करना है। लास्टली वी हैव अ लॉन्ग क्वेश्चन। एक सैंपल के तौर पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, डिफाइन आइसोटॉप एंड एक्सप्लेन द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन भी आ सकता है, यूरेनियम भी आ सकता है और क्लोरीन भी आ सकता है। तो जो भी आइसोटॉप आपको पूछा जाए आपने उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे डिस्कस करनी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum students. Today we are going to start our chapter number 2, which is about structure of atom. Lesson number 6, which is about shell and subshell. By the end of this lesson, students will be able to distinguish between shell and subshell. So we will start our topic with the formal definition of shells. So what are shells? You can see this diagram on your screen. This is the structure of an atom. आप इसमें देख सकते हैं कि एटम के सेंटर में ब्लू और रेड जो बॉल्स हैं वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और न्यूक्लियस के गिर्द उसके सराउंडिंग में ये जो आपको ब्लैक कलर के सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जिन रास्तों पे रिवॉल्व कर रहे हैं, जिन सर्कल्स में वो मूव कर रहे हैं, उन सर्कल्स को हम इलेक्ट्रॉन शेल्स का नाम देते हैं। सो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी? कहता है द सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो सर्कुलर पाथ, वो दायरे वाला पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द, इज कॉल्ड शेल। जिसमें आपका वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, उस पाथ को हम शेल का नाम देते हैं। शेल्स की बेसिकली हमारे पास फॉर एग्जांपल्स हैं के शेल, एल शेल, एम एंड एन शेल। So what are the properties of a shell? Again we will have a diagram on screen. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सेंटर में जो ब्लू कलर का न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में आपको रेड सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, रेड पाथ्स दिखाई दे रहे हैं, और उन रेड पाथ्स में आपको अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं के, एल, एम एंड एन, और उनके ऊपर आपको डिजिट्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4। ये के, एल, एम, एन क्या हैं, और ये 1, 2, 3 एंड 4 डिजिट्स किस लिए हमने यहाँ लिखे हुए हैं, हम इन दोनों चीज़ों के बारे में प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हैव एन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 1 में वो ये कहता है कि शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई, कि किसी भी एटम के अंदर शेल्स वो मेन एनर्जी लेवल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नंबर 2, शेल्स आर रिप्रेजेंटेटेड बाय सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो डायग्राम के अंदर आपको रेड कलर के सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज सर्कल्स आर रिप्रेजेंटेटिंग द शेल्स। नंबर 3, शेल्स आर डेजिग्नेटेड बाय अल्फाबेट्स। तो ये डायग्राम में आपको जो के, एल, एम एंड एन के जो अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली दीज आर द नेम्स ऑफ द शेल। The number of electron that a shell can accommodate is given by 2n square। एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमें उस चीज़ का जो अंदाज़ा है वो 2n स्क्वेयर का फॉर्मूला यूज़ करके होगा। एंड लास्ट, एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेटेड बाय n। ये जो आपको डायग्राम के अंदर डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये शेल्स के एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि K का एनर्जी लेवल 1 है, L का एनर्जी लेवल 2 है, M का एनर्जी लेवल 3 है, और N का एनर्जी लेवल 4 होता है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन, हमें कैसे पता चलेगा कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सो वी कैन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज 2n स्क्वेयर। सो अगर हमने के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो किस तरह से 2n स्क्वेयर का फॉर्मूला हमें के शेल्स के इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने में हेल्प आउट करेगा। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। सपोज करें हम के शेल के इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना चाहते हैं, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2n स्क्वेयर। यहाँ पे जो n है ये k का एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 1 के इक्वल होता है। तो जब हम 1 का स्क्वायर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 2 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब है के शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। इसी तरह एल शेल का जो नंबर है, जो उसका एनर्जी लेवल है, वो 2 के इक्वल होता है। तो जब हम उसको 2 स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ जाएंगे। सेम एज एम शेल,
में 18 इलेक्ट्रॉन और लास्टली एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इन तमाम शेल्स के एनर्जी लेवल शो किए गए हैं। के फर्स्ट एनर्जी लेवल, एल 2 एनर्जी लेवल, एम थर्ड एनर्जी लेवल एंड फोर्थ वन इज एन एनर्जी जो आपका एन शेल है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं शेल्स एंड देयर एनर्जीज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस शेल के पास एनर्जी ज़्यादा है, किसके पास कम है। जैसे कि नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मैंने शेल्स के नेम लिख दिए हैं, के एल एम एंड एन, और उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख दिए हैं, जिनमें के में इलेक्ट्रॉन 2 आ जाते हैं, एल में इलेक्ट्रॉन 8 आ जाते हैं, एम में इलेक्ट्रॉन 18 है और एन में इलेक्ट्रॉन 32 हैं। ये वही इलेक्ट्रॉन हैं जो आपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर 2n² का फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड किए हैं। अब हमने यहाँ पे ये चीज़ फाइंड करनी है कि किस शेल की एनर्जी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। तो सबसे पहले वो ये कहता है जब फर्स्ट एनर्जी लेवल इज के, जो किसी भी एटम के अंदर जो शेल का सबसे पहला लेवल है उसका नाम के शेल है, एंड इट इज़ द लोएस्ट एनर्जी लेवल। के शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, ये बात आपने याद रखनी है, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 आ सकते हैं। फिर सेकेंड एनर्जी लेवल इज एल शेल। के के बाद जो सेकेंड एनर्जी है वो एल की होती है एंड हैज़ मोर देन एनर्जी देन के। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि के में इलेक्ट्रॉन 2 हैं जबकि एल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 हो जाती है। थर्ड में हमारे पास एम शेल आ जाता है जिसकी एनर्जी के और एल से ज़्यादा है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि के की एनर्जी 2 है, एल की एनर्जी 8 है, जबकि एम की एनर्जी 18 है जो कि उन दोनों से ज़्यादा है। और लास्ट हमारे पास आ जाता है एन शेल जिसका नंबर 4th है, एंड इट हैज़ मोर एनर्जी देन के एल एम, और एन की एनर्जी हमारे पास चौथे नंबर पे आ जाती है। जैसे कि आप अगेन डायग्राम में देख सकते हैं कि के की एनर्जी 2 है, एल की एनर्जी 8 है, एम की एनर्जी 18 है, जबकि एन की एनर्जी आपके पास 32 है जो कि पीछे तीनों शेल से ज़्यादा है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द सब शेल्स। अब अगेन इस डायग्राम में देखें कि पिछले टॉपिक्स के अंदर हमने जो पिछली स्लाइड्स थी उनके अंदर हमने शेल्स के बारे में पढ़ा। आपको रेड जो हेडिंग्स हैं उनमें शेल्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें न्यूक्लियस के बाद सबसे पहला शेल के है, फिर दूसरे नंबर पे एल है, फिर तीसरे नंबर पे एम है, चौथे नंबर पे एन है, एंड सो ऑन आगे वो चलते जा रहे हैं। और आप बिल्कुल थोड़ा सा नीचे डायग्राम में देखें कि के वाले सर्कल में एस लिखा हुआ है, एल वाले सर्कल में एस एंड पी लिखा हुआ है, एम वाले सर्कल में एस पी एंड डी लिखा हुआ है, जबकि एन वाले सर्कल में एस पी डी एंड एफ लिखा हुआ है। ये डायग्राम बेसिकली हमें ये शो कर रही है कि जो हमारी शेल्स हैं वो फर्दर आगे स्प्लिट हो जाते हैं, वो फर्दर आगे ब्रेक हो रहे हैं, और उनकी ब्रेकिंग जो है वो एस पी डी एंड एफ की शक्ल में होती है। सो बेसिकली सब शेल्स होते क्या हैं, कहते हैं जी ईच शेल कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलर पाथ। जो शेल है वो आपका मेन पाथ है, जबकि उसका जो स्मॉलर पाथ हो जाता है उसको हम सब शेल कहते हैं। ईच सब शेल इज डेसिग्नेटेड बाय अ स्मॉलर अल्फाबेट्स। शेल्स आप कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि जो आपके सब शेल्स हैं वो आप स्मॉलर जो अल्फाबेट्स हैं जिनमें एस पी डी और एफ के अल्फाबेट्स हैं, इनसे आप सब शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज द डिवीजन ऑफ द सब शेल, कि कितने जो आपके शेल्स हैं, एक शेल में कितने सब शेल शामिल हैं। आपके सामने एक टेबल बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे हमने उनका वैल्यू नंबर लिखा है, शेल लिखा है, और शेल के आगे उसका सब शेल लिखा है। ये टेबल आप पीछे डायग्राम में भी देख चुके हैं। अगर हमारे पास सबसे पहला एनर्जी लेवल है 1, उसके शेल का नाम है के, और उसमें सिर्फ एक सब शेल आएगा, उसका नाम होगा एस। दूसरा एनर्जी लेवल है एल, और उसमें 2 सब शेल आएंगे, एस और पी। तीसरा एनर्जी लेवल है हमारे पास एम, और उसमें 3 सब शेल आएंगे, एस पी और डी। जबकि चौथा एनर्जी लेवल है एन, और उसमें हमारे पास 4 सब शेल आएंगे, एस पी डी एंड एफ। Each energy level or K shell has only one subshell called S subshell। जो हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसका नाम K है, और उसमें सिर्फ एक सबशेल है, उसका नाम S। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी तरह सेकंड के अंदर हमारे पास S और P है, थर्ड के अंदर हमारे पास S, P और D है, जबकि लास्ट हमारे पास S, P, D और F हमारे पास सबशेल्स मौजूद हैं।
सो नाउ वी हैव अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अभी तक हमने जितना शेल और सब शेल के बारे में पढ़ा, इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमें पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज, M shall accommodate 2 electron, 8 electron, 18 electron and 32 electron, and your answer is 18 electrons. The second MCQ is energy levels are represented by N, O, P and Q. Energy levels को आप N से represent करते हैं. And the third MCQ is which shell consists of 4 subshell K, L, M and N. So your answer would be N shell जो है उसमें 4 subshells होते हैं हमारे पास. नाउ वी हैव फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिनमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले आ जाते हैं कि आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें से हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल। इसमें आप के, एल, एम और एन के नंबर ऑफ जो है वो बताएंगे कि उनमें कितने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर आप शेल को डिफाइन करेंगे, फिर आप सब शेल को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डेफिनेशन के साथ आपने उनके जो अल्फ़ाबेट्स के सिंबल्स हैं वो ज़रूर लिखने हैं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाएगा। लास्टली आप डिफ्रेंशिएट कर दें शेल एंड सब शेल में। डिफ्रेंशिएशन के लिए आपने क्वेश्चन को लाइन लगा के 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक तरफ आप शेल लिखेंगे, दूसरी तरफ आप सब शेल लिखेंगे। एंड लास्टली अगर इस टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो राइट अ डिटेल नोट ऑन अ शेल एंड सब शेल। इसमें आप स्टार्ट से लेके एंड तक जितनी भी चीज़ें हमने अपने टॉपिक में आज पढ़ी हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम शेल एंड सब शेल। आई होप कि आज का काम आपको समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum students. I hope you people are fine. Students, today we are going to start our lesson number 9 of chapter number 2, which is about uses of isotopes. Student learning outcomes. By the end of this lesson, students will be able to describe the importance and uses of isotope in the various field of life कि आइसोटॉप हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं और उनकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट वी विल टेक अ स्टार्ट फ्रॉम यूजेस ऑफ आइसोटॉप। सबसे पहले आइसोटॉप हमारी लाइफ में रेडियोथेरेपी में यूज होते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। नंबर 2 पे आइसोटॉप्स ट्रेसेस फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन के तौर पर भी यूज होते हैं। फिर आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस भी आइसोटॉप के हैं। 4th नंबर पे आइसोटॉप केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में भी यूज होते हैं। और लास्टली आइसोटॉप हमारे पास पावर जनरेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे द यूज ऑफ आइसोटॉप इन रेडियोथेरेपी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक पेशेंट को एक मशीन में एंटर करवाया जा रहा है और उस पे गामा रेडिएशंस की बम्बार्टमेंट हो रही है। ये मशीन क्या है और वो गामा रेडिएशन से किस चीज का इलाज किया जा रहा है, हम इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली जैसे कि आपने ऊपर टाइटल में देखा कि रेडियोथेरेपी के थ्रू हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के कैंसर हैं। अगर तो स्किन कैंसर है तो उसके लिए आप रेडियो एक्टिव आइसोटॉप फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 का इस्तेमाल करेंगे। और उसकी वजह क्या है कि ये दोनों आइसोटॉप लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन जो है वो इमिट करते हैं। लेकिन अगर यही कैंसर बॉडी के अंदर विद इन द बॉडी है तो उसके लिए आप कोबाल्ट 60 का आइसोटॉप यूज करेंगे। और उसकी वजह क्या है कि कोबाल्ट 60 जो है उससे रेडिएशंस जो निकलती हैं उनका नाम गामा रेडिएशन है और वो स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस होती हैं। सेकेंडली हमारे पास ट्रेसेस फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ग्लैंड दिखाया गया है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। आपको डॉटेड लाइंस में, ये जो आपको ब्लैक डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं, इन डॉटेड लाइंस के अंदर थायराइड ग्लैंड की नॉर्मल पोजीशन दिखाई गई है। लेकिन जैसे ही ये इतना एक्स्ट्रा इनलार्ज हो गया हुआ है, इट मींस कि ये थायराइड ग्लैंड अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं है। तो इस पोजीशन के अंदर इस बीमारी को हम ग्वाइटर की डिजीज का नाम देते हैं। अब ये ग्वाइटर बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एज अ ट्यूमर के तौर पर डिटेक्ट होता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस आइसोटॉप को इस तरह के ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो होते हैं सबसे पहले वो हमारी बॉडी में ट्यूमर्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का नाम है आयोडीन 131
जो कि ग्वाइटर की डिजीज को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ग्वाइटर की डिजीज स्पेसिफिकली आपके थायराइड ग्लैंड की डिजीज है। और लास्टली एक आइसोटॉप का नाम है टेक्नीटियम, ये आपकी बोन्स की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड नंबर पे हम आर्कियोलॉजी और जियोलॉजिकल यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से आइसोटॉप आर्कियोलॉजी और जियोलॉजिकल यूजेस में जो है वो हमें हेल्प आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस पिक्चर को अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक शख्स जो है उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कोई टूल्स हैं, और वो उनसे डिगिंग करना चाह रहा है, और वो जो डिगिंग जहां से करना चाह रहा है उसके नीचे आपको स्केलेटन नजर आ रहे हैं। तो ये स्केलेटन बेसिकली है क्या? कहता है जी आर्कियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो ह्यूमन पास्ट यूजिंग मटेरियल को जो है वो स्टडी करती है, जिसमें इंसान, पुराने वक्तों के जो इंसान थे, जो एनिमल्स थे, जो प्लांट्स थे, वो किस तरह से जमीन के अंदर उनकी जो उनके फॉसल्स हैं, जो उनके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, उनको फाइंड करना और उनको स्टडी करना कि इनकी एज क्या थी और ये किस वजह से मर गए। तो ये सारी की सारी आर्कियोलॉजी के अंदर चीजों को स्टडी किया जाता है। शॉर्टली आप इसे स्टडी ऑफ फॉसल भी कह सकते हैं। तो बेसिकली फॉसल्स की एज को डिटरमिन करने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का इस्तेमाल करते हैं, और एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को इस्तेमाल करके इन फॉसल्स की एज को डिटरमिन करते हैं, वो प्रोसेस हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग कहलाता है। अब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग के अंदर अगर इसको थोड़ा स्पेसिफिक कर लिया जाए कि किस एक खास किस्म के आइसोटॉप का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो प्रोसेस हमारे पास कार्बन डेटिंग कहलाता है। और कार्बन डेटिंग के अंदर हमारे पास जितने भी ओल्ड फॉसल्स मौजूद हैं जिनकी बॉडी में कार्बन मौजूद था, तो उन कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट को हम कार्बन का आइसोटॉप 14 इस्तेमाल करके उनकी एज को डिटरमिन करते हैं। तो ये दोनों फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक तो कार्बन डेटिंग में और दूसरा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग। तो इनके बारे में आपको जरा ज्यादा बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट पे हम ये बात को डिस्कस करेंगे कि आइसोटॉप किस तरह से केमिकल रिएक्शंस और उनके स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट करने में हमें हेल्प आउट करते हैं। तो आइसोटॉप बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले जो रिएक्टेंट हैं उनके फ्लो को डिटेक्ट करते हैं कि वो कहां से रिएक्ट करना स्टार्ट हुए और इंटरमीडिएट वे में वो कहां पहुंच गए और फाइनली वो किस चीज में जाके कन्वर्ट हो गए हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक केमिकल रिएक्शन है, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। जैसे आप सब बच्चों को पता है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं ये दोनों आपस में कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज यानी C6H12O6 और जो आपका ऑक्सीजन है वो बनाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे पास एक रिएक्टेंट मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट को चेक करना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट पे कहां था, मिड में कहां चला गया और एंड पे इसकी क्या पोजीशन है। तो इसके लिए हम एक आइसोटॉप का इस्तेमाल करेंगे C14, जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है कार्बन का। ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हमें पूरे प्रोसेस के अंदर जो मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इसको डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करता है। फिर फोर्थ हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो आइसोटॉप का यूज पावर जनरेशन है। पावर जनरेशन के अंदर आइसोटॉप किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे एक पिक्चर देख सकते हैं, इसमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन दिखाया गया है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आप स्क्रीन को देख सकते हैं कि एक हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है, उस पे हमने न्यूट्रॉन की बम्पार्टमेंट की और उसको स्प्लिट कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया है। तो किसी टारगेट न्यूक्लियस का, किसी हाई एनर्जी न्यूक्लियस का ब्रेक कर जाना इनटू लो एनर्जी पार्टिकल्स, लो एनर्जी न्यूक्लियस, तो इसको हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। इसका जो लिटरली मीन है, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस और फिशन का मतलब टूट जाना, यानी न्यूक्लियस का टूट जाना। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि जो आइसोटॉप है हमारे पास, अब ये जो न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन है, ये जो न्यूक्लियस को तोड़ने का रिएक्शन है, ये जो न्यूक्लियस को तोड़ के उससे एनर्जी जनरेट करने का रिएक्शन है, इसको जिस जगह पे किया जाता है वो हमारे पास जगह न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहलाती हैं। अब हम अपनी एग्जाम्पल को जरा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है यूरेनियम। अब यूरेनियम के ऊपर जब हमने न्यूट्रॉन की बम्पार्टमेंट की तो वो बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन और साथ ही साथ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब हम इस पूरे प्रोसेस की डिटेल को पढ़ते हैं कि ये एनर्जी जो है वो किस तरह से आगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है।
तो पहले स्टेप के अंदर हमने क्या किया कि न्यूक्लियस जो है यूरेनियम 235 का, उसको हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट किया, वो बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये आपका सबसे पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप के अंदर ये जो एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो रही है, वो उस एनर्जी से हम जो हमारा बॉयलर है, उस बॉयलर के अंदर मौजूद वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। स्टीम आगे टरबाइन को रन करती है और टरबाइन जो है वो आगे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। और लास्ट स्टेप के अंदर ये सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी जो कि एटॉमिक, ये जो सारी की सारी एनर्जी है जो एटॉमिक एनर्जी की शक्ल में हमें मिल रही है, ये एनर्जी हम डेवलपमेंट ऑफ नेशन के लिए, पीसफुल पर्पस के लिए जो है हम इसको यूज कर रहे हैं। अब लास्टली हमारे पास आ जाते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड शॉर्ट क्वेश्चन, कि जो भी हमने आज टॉपिक पढ़ा है इसमें से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हमें बार बार पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है विच आइसोटॉप यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें बी ऑप्शन करेक्ट है कि यूरेनियम 235 का आइसोटॉप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास यह है कि कौन सा आइसोटॉप जो है वो विद इन द बॉडी अगर कैंसर हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। तो डी ऑप्शन कोबाल्ट 60 का जो आइसोटॉप है वो हम विद इन द बॉडी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज करते हैं। और लास्टली हमारे पास विच आइसोटॉप इज यूज्ड टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हमारे पास कार्बन 14 का आइसोटॉप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लास्टली वी हैव फ्रीक्वेंटली आस्क्ड शॉर्ट क्वेश्चन, कि जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है उसमें से हमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है, अ पेशेंट हैज ग्वाइटर, उसको एक डिजीज है ग्वाइटर की, एंड हाउ विल इट डिटेक्ट, और आप उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है, व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक अप इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाउ इज दिस एनर्जी यूज्ड। आप इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, जनरेट करने में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। फिर हमें कार्बन डेटिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो प्रोबेबल जो लॉन्ग क्वेश्चन हमें इस टॉपिक से आ सकता है, वो ये है जी एक्सप्लेन द यूज ऑफ आइसोटॉप इन रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन, कि बताइए आइसोटॉप रेडियोथेरेपी यानी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में कहां इस्तेमाल हो रहे हैं और मेडिसिन में कहां यूज हो रहे हैं। फिर आप आइसोटॉप का पावर जनरेशन में भी यूज बताइए, उसमें आपको पूरा वो पावर जनरेशन वाला पैराग्राफ, उसकी इक्वेशन और उसका एनर्जी जनरेशन जो है वो उसमें आपको सारा लिखना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोटॉप एंड द यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स इन आवर डेली लाइफ। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।